जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में अपनी क्लास 3 के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। आने वाले जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम लगे हुए हैं, एलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, या एनटीपीसी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, उसमें इन क्वेश्चनों से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो ये लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आपने इनसे पहले तो जो 2 लेक्चर कराए हैं वो नहीं देखे हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया गया है वो अयोध्या में किया गया है दोस्तों। अभी वहां पे नया एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, तो वहाँ उसका जो नाम रखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है दोस्तों। इससे पहले इस एयरपोर्ट का नाम क्या था? तो इससे पहले जो इस एयरपोर्ट का नाम था वो अयोध्या एयरपोर्ट था। क्या था? अयोध्या एयरपोर्ट नाम था, जिसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ क्या हुआ है दोस्तों, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, पहले अयोध्या जो रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम दोस्तों बदल दिया गया है, और उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो ये भी याद रखेंगे कि जो वहां का रेलवे स्टेशन है अयोध्या रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल दिया गया है, और अभी उसका जो नाम हो गया है वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ये याद रखेंगे। और अयोध्या कहाँ की सिटी है? यूपी की। तो ये भी याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सामाजिक न्याय की प्रतिमा का मतलब हो गया स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या हो गया? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें तो ये हाल ही में क्या हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू का उद्घाटन किया गया है, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा भी कहा जा रहा है, यानी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा जा रहा है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की जो सिटी है विजयवाड़ा, कहाँ पे? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है ये वाली। और इसकी उसकी जो ये स्टैचू है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात कर लें कि कितनी ऊंची लंबी है, तो ये 206 फीट लंबी है। कितनी? 206 फीट इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ अगर सेकंड टॉलेस्ट की बात कर लें, जो सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है, सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू बी आर अंबेडकर जी का है, वो कहाँ पे है? वो भी इसके पड़ोसी राज्य, दो आंध्र का पड़ोसी राज्य तेलंगाना, तेलंगाना में ही स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 206 फीट है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अब भारत रत्न की बात करें तो 2024 में देखिए दोस्तों, भारत रत्न जो दिया गया है वो 5 लोगों को दिया गया है। तो 5 लोगों में से एक लोग देखिए इसमें कौन से हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मिथुन चक्रवर्ती, विराट कोहली, वहीदा रहमान और कर्पूरी ठाकुर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब ये अभी जीवित नहीं है। ये कौन है? ये फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार है। फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, यानी ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इन्हें जन नायक नाम से भी जाना जाता था। जन नायक नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात कर लें कि और 4 लोग कौन है। देखिए एक लोग तो ये हो गए, कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, और बाकी 4 लोग कौन है जिसे 2024 में भारत रत्न दिया गया है? तो आपके हो गए चौधरी चरण सिंह। कौन हो गए? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह दोस्तों कौन है? ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। आगे बात करें और कौन है, देखिए और है आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनकी बात करें तो ये भी जो भारत के हैं, भारत के फॉर्मर पीएम ये भी रह चुके हैं। फॉर्मर पीएम मतलब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ये भी रह चुके हैं। और बात कर लें तो देखिए एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ये कौन है दोस्तों? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो हरित क्रांति में, जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन
रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। और बात करें जो लास्ट है वो लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जी हैं, जो कि ये अभी बीजेपी के पहले कार्यकर्ता, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है अभी, और ये रह चुके हैं, ये फॉर्मर डिप्टी PM रह चुके हैं, फॉर्मर डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। देखिए पहले, अब उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, तो ये लास्ट उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 5 लोग हुए। देखिए दोस्तों, ये 4 लोग जो हैं, जो कर्पूरी ठाकुर हो गए, बाकी ये 3 लोग जो ऊपर के हैं, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और M स्वामीनाथन, इनको जो दिया गया है वो मरणोपरांत दिया गया है, यानी पोस्थुमसली दिया हुआ है। किसको? पोस्थुमसली दिया हुआ है, यानी मरणोपरांत दिया गया है। बाकी LK आडवाणी जी की बात करें तो ये भी जीवित हैं, इनको जीवित रहते हुए ये भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें, मिथुन चक्रवर्ती जी को क्या दिया गया है, तो देखिए 2024 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, 2024 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बाकी वाहिदा रहमान की बात करें तो इनको 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब? 2023 में। ये भी याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। मिथुन चक्रवर्ती इस साल का 2024 का, और वाहिदा रहमान को 2021 का, जो कि 2023 में इनको दिया गया, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया। देखिए भारत की बात कर रहा है कि कौन सा इंडियन था जिसको मशाल वाहक के रूप में चुना गया पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो देखिए वो कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? इन्होंने, देखिए क्या हुआ दोस्तों, ये जो है इन्होंने इंडिविजुअल अपनी कैटेगरी में पहले भारतीय बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता। ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडिविजुअल है, इसको भी याद रखिएगा। यहां लिख देता हूं मैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये याद रखिए, इन्होंने देखिए 2012 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था निशानेबाजी में। देखिए ये है शूटिंग में इन्होंने जीता था, ये भी याद रखेंगे। इन्हीं को क्या हुआ है, मशाल वाहक के रूप में इनको 2024 में भारतीय के रूप में इनको चुना गया था। बाकी और बात कर लें, देखिए PV सिंधु की बात कर लें, PV सिंधु और साथ में इनके आएंगे शरद कमल। कौन? PV सिंधु और शरद कमल की बात करें तो इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से ये ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर थे। ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी उसके ये ध्वजवाहक थे, यानी फ्लैग बियरर ये थे, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी जब क्लोजिंग सेरेमनी की बात करी, जो जब पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हुआ, तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी कौन थी? मनु बाकर और साथ में PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो कि हॉकी मेंस टीम के कैप्टन भी थे और गोलकीपर भी थे। तो इन दोनों ने साथ में क्या हुआ, जब इंडिया की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी हुई पेरिस ओलंपिक की, तो इन्होंने भारत का झंडा उठाया, यानी फ्लैग बियर ये बने। तो ये भी याद रखिएगा, मनु बाकर और PR श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में, PV सिंधु और शरद कमल जी वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर बने थे। और मशाल वाहक की बात करें, जो मशाल वाहक थे वो अभिनव बिंद्रा जी थे, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। तो देखिए जो नई योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, इसके तहत 300 यूनिट, कितनी? 300 यूनिट बिजली फ्री में प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, घर की छत पे आप सोलर रूफटॉप लगवाएंगे तो इसके लिए भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। देखिए हैती में क्या हुआ कि एक हैती कंट्री पड़ती है,
ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसके पास में ही पड़ती है, जो एंटिलीज बने हुए हैं वहां पे ये पड़ती है। आपका अगर आपने ध्यान, बहामास, क्यूबा और जमैका के पास में ही हैती पड़ती है, और साथ में इसके बगल में डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री पड़ती है। तो वहीं पे हैती कंट्री है। तो वहां पे क्या हुआ, विद्रोह हो गया था। तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। तो ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन अजय की बात करें तो जब इजराइल और फलस्तीन का वॉर हुआ था, तो इजराइल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को चलाया। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो जब सूडान क्राइसिस हुई थी, जो क्या नाम है आपका, अफ्रीकन कंट्री है सूडान, वहां पे जब विद्रोह हुआ था तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि जब हैती पूछे कि हैती से बचाने के लिए, हैती से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन इंद्रावती। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन यूपीएससी कौन बनाए गए हैं? तो प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। किसको? प्रीति सूदन जी को नया यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो मनोज सोनी जी थे, और अभी हाल ही में प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। संजय मूर्ति जी की बात करें, संजय मूर्ति जी कौन है? तो इनको हाल ही में नया कैग चुना गया है, न्यू कैग। कैग कौन हो गया? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पे संजय मूर्ति जी को चुना गया है। अनुराग गर्ग जी की बात करें कि अनुराग गर्ग कौन है? तो ये इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एनसीबी का। किसका? एनसीबी का, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये देखिए ड्रग से रिलेटेड जो कानून है उसको डील करता है एनसीबी। तो जो अनुराग गर्ग है वो इनके डीजी बने हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन की बात करें तो प्रीति सूदन जी यहाँ की नई चेयरमैन बनाई गई है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया किसी राज्य में, मतलब अभी तक वहां पे रेलवे स्टेशन था ही नहीं, और अभी पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम रंगपो रेलवे स्टेशन पड़ा है। वो कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब रंगपो की बात करें, देखिए ये जो है रंगपो में जो रेलवे स्टेशन है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। और आपका वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में आपका सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक सिवोके रेलवे स्टेशन पड़ता है। सिवोके रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो सिवोके से लेकर रंगपो, ये वेस्ट बंगाल का हो गया, और ये आपका सिक्किम का हो गया। ये प्रोजेक्ट बना है, सिवोके रंगपो रेल प्रोजेक्ट है, जो कि 45 किलोमीटर का है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, जो कि यहाँ से सिवोके चलेगा। सिवोके देखिए सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। यहां से लेकर के ये प्रोजेक्ट बनाया गया हाल ही में। ये देखिए फर्स्ट फेज में ये बनाया गया। देखिए 3 फेज में काम चलेगा। फर्स्ट फेज में ये बना के तैयार कर दिया गया है। जो इसका सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज में रंगपो से आगे भी रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रंगपो से आगे प्रोजेक्ट चलेगा जो कि गैंगटॉक तक जाएगा। कहां तक? गैंगटॉक तक बनाया जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड फेज में चलेगा, जो इसका थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज में गैंगटॉक, देखिए गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, तो गैंगटॉक से नाथुला के लिए, गैंगटॉक से नाथुला के लिए रेल लाइन बिछाई जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि जो भी सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बना है वो क्या बना हुआ है? रंगपुर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था? देखिए एक सैड मोमेंट रहा था इंडिया के लिए। विनेश फोगाट जो कि गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी, लगभग इनका सिल्वर तो तय हो गया था। तो जब गोल्ड के दिन इनका वेट मेजर किया गया तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम लगभग ये ओवरवेट निकली, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इनको कोई मेडल नहीं मिला। तो ये किस वेट कैटेगरी की लड़ती थी? ये 50 किलोग्राम के लिए लड़ रही थी पेरिस ओलंपिक 2024 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित है? देखिए अभी पीछे हमने बात करी थी पीआर श्रीजेश और मनु बाकर की। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में
क्या हुआ कि जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत की तरफ से फ्लैग बीयर थे वो ये थे। तो प्रिया श्रीजस जो है वो हॉकी टीम से रिलेट करते हैं, मतलब हॉकी स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। ये हॉकी मेंस टीम के कैप्टन भी थे और वहां के गोलकीपर के तौर पे खेलते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनकी टीम देखिए फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई, इनकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके हॉकी टीम रिलेट करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐतिहासिक मोइडम को शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? देखिए एक मोइडम नाम से नाम से एक जगह है, वो पूछ रहा है। इसको हाल ही में क्या हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। और ये अहोम डायनेस्टी से रिलेट करता है, अहोम डायनेस्टी से रिलेट करता है। और मोइडम का देखिए मतलब क्या होता है, जो मोइडम एक जो जगह का नाम है, इसे माउंट बुरियल सिस्टम भी इसका मतलब होता है, माउंट ब्यूरियल सिस्टम। देखिए इसका मतलब होता है टीले दफनाने की प्रणाली, जो इसका मतलब है टीले दफनाने की प्रणाली इस मोइडम का मतलब है। तो इसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल किया गया है और ये असम में स्थित है। देखिए ये जो दोस्तों ये जो वर्ड है ये अहोम डायनेस्टी थी उससे रिलेट करता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब है, इन्होंने क्या हुआ कि भारत से बाहर पहला जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पे किया है? तो देखिए वो मॉरिशस देश में किया है। कहाँ पे किया है? मॉरिशस में किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए हाल ही में इन्होंने एस जयशंकर साहब ने अपनी बुक का भी विमोचन दुबई में किया है, दुबई में किया है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये इनकी बुक का नाम है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में देखिए क्रिकेटर्स को शामिल किया जाता है। तो कई सारे इंडियन प्लेयर्स हैं मेंस, लेकिन वुमेन की बात करें तो वुमेन में भी ये दूसरी महिला बन गई है। इससे पहले जो बनी थी, जो पहली भारतीय महिला बनी थी जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में गई थी, वो उनका नाम था डायना एडुलजी। क्या नाम था? डायना डायना एडुलजी। ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड सेकंड बन गई है उनका नाम है नीतू डेविड। क्या नाम है? नीतू डेविड। ये सेकंड इंडियन प्लेयर बन गई हैं जो कि इंडक्ट की गई हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला पूछी जाती तो डायना एडुलजी हो गया, और सेकंड भारतीय महिला पूछी जाती तो नीतू डेविड जी हो गई। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024, मतलब 21st इंडिया आसियान समिट की बात कर रहा है कि 2024 में जो आयोजित किया गया था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वो लाओस की सिटी वियंतियाने में, वियंतियाने जो कि आपकी राजधानी है वियंतियाने, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए जो 33वां सरस्वती सम्मान है जो कि अभी 2024 में दिया गया है, तो कह रहे हैं कि इसमें किसको सम्मानित किया गया है? तो ये प्रभा वर्मा जी। देखिए किसका नाम है? प्रभा वर्मा जी को इससे सम्मानित किया गया है। और ये मलयालम पोएट है, मतलब मलयालम भाषा की कवित्री हैं। और जो इनका जो उपन्यास था, क्या नाम था उसका? रौद्र सात्विकम। क्या नाम था? रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम के लिए ही प्रभा वर्मा जी को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, जो कि 2024 में दिया गया था। साथ ही बात कर लें गुलजार साहब की और जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात करें तो इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 2023 का है, लेकिन 2024 में दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो इनको भी इसे सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ये जो ये है इंडिया का हाईएस्ट जो है साहित्य में देने वाला जो अवार्ड है वो ज्ञानपीठ
अवार्ड है जो कि 2023 में दिया गया। इनको 2 पर्सन को, गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार साहब की बात करें तो ये फेमस उर्दू के शायर हैं और कवि हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो ये एक संस्कृत के विद्वान हैं। तो ये याद रखिएगा। तो सरस्वती सम्मान की बात करें 23वें, तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नेपाल के नए पीएम बनाए गए हैं, तो किसकी नियुक्ति की गई है, तो केपी शर्मा ओली जी की। किसकी नियुक्ति की गई है, केपी शर्मा ओली जी को नेपाल का नया पीएम बनाया गया है। शहबाज शरीफ की बात करें तो इनको पाकिस्तान का पीएम बनाया गया है। कहाँ का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। गैब्रियल अटल की बात करें तो इनको कहाँ का पीएम बनाया गया है, कहाँ का, फ्रांस का। फ्रांस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, और ये ऐसा पीएम बनने वाले सबसे यंगेस्ट, मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद यूनुस की बात करें तो देखिए बांग्लादेश में हाल ही में विद्रोह गया था, तो जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, तो उनकी जगह पे मोहम्मद यूनुस एज अ चीफ एडवाइजर काम कर रहे हैं। एज अ चीफ एडवाइजर काम कर रहे हैं, कहाँ, बांग्लादेश में। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो अभी चीफ एडवाइजर है, क्योंकि वहां पीएम कोई है नहीं, तो मोहम्मद यूनुस जी एज अ चीफ एडवाइजर काम कर रहे हैं। और इनको क्या हुआ था, ये नोबेल का पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि जो मेट्रो तो अपने ऊपर चलती हुई तो बहुत देखी होंगी, लेकिन पानी के अंदर जो मेट्रो पहली बार शुरू हुई है, वो कहाँ शुरू हुई है भारत में, तो वो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की, यानी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई है। इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया। कहाँ पे, कोलकाता में किया गया। और कौन सी रिवर है, हुगली रिवर पर। कहाँ पे, हुगली नदी पर। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका जो खिताब जीता वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है। न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने जीता है। और फाइनल जो मैच हुआ था वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जहां पे साउथ अफ्रीका रनर अप रही, यानी इनको फाइनल में शिकस्त दी गई। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड की टीम द्वारा। तो ये विनर टीम बनी। साथ ही साथ अगर मेंस T20 की बात करें, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसका जो फाइनल हुआ था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जहां पे इंडिया की टीम विनर बनी थी और साउथ अफ्रीका को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि नाटो जो बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका 32वां सदस्य के रूप में सदस्यता हासिल की है। तो वो देश कौन बना है, तो स्वीडन। कौन बना है, स्वीडन। स्वीडन ने हाल ही में 32वें देश के रूप में इसमें अपनी सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले बात करें 31वें देश के रूप में कौन से देश ने सदस्यता ली थी, तो फिनलैंड ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड ने ही ज्वाइन किया था 31वें देश के रूप में नाटो को। साथ ही साथ मिस्र की बात करें तो मिस्र जो है नाटो का सदस्य नहीं है। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो भी नाटो का सदस्य है। तो याद रखिए जो 32वां देश बना है वो कौन सा बना है, स्वीडन बना हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारे यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।